बच्चों, हम गायनेकोलॉजी की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होता है कि पशु ज्ञाबिन है कि नहीं है, इसका पता लगाने को लेकर रहेगा। जैसे बाहर से देखने पे पता लगा सकते हैं, रेक्टल पाल्पेशन से पता लगा सकते हैं। जैसे घोड़ी है तो उनमें कौन से टेस्ट है, जो लार्ज एनिमल है उनमें कौन से टेस्ट होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि फील्ड में हर एक आदमी को पीडी करवाना जरूरी होता है। वो अपने पशु की पीडी जरूर करवाता है। तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं गर्भ गर्भ परीक्षण की विधियां। ठीक है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस को लेकर हम बात करेंगे। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में हम देखेंगे कि कौन से महीने में कौन सी संरचना बनती है। जैसे जो सीएल है वो कब अच्छे से फील होती है, प्लेसेंटोम होते हैं वो कब फील होते हैं, मिडल यूटेराइन आर्टरी का जो पल्सेशन होता है उसको हम फर्मीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मीटस। वो कब फील होगा, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे क्लास में। तो आप ध्यान से एक बार समझना, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहली विधि है बाह्य परीक्षण। बाह्य परीक्षण यानी बाहर से देखने पर क्या अनुमान आपको लगता है। ठीक है, बाह्य परीक्षण में क्या पता लगेगा। जैसे किसी पशुपालक ने गाय में एआई कराई, मांस में ब्रीडिंग कराई, उसके बाद में यदि वो पशु 21 दिन के बाद या उसके बाद हीट में नहीं आता है, तो इसका मतलब यही होता है प्रेगनेंसी हो चुकी है। यदि पशु प्रेग्नेंट नहीं होगा तो हर 21 दिन में स्ट्रेस में आता रहेगा। तो एक तो इससे पता लग जाएगा। एक उसके जो पेट का आकार है 5 से 6 महीने के प्रेगनेंसी के बाद बड़ा होने लगता है। इसके साथ दूध उत्पादन उसका यदि कम हो जाएगा, और यदि पशु एक भी बार बच्चा नहीं दिया तो जो उसका अड्डर होता है, तो अड्डर का विकास भी दिखता है 5 महीने के बाद। तो इन चीजों को हम बाहर से देखकर भी अनुमान लगा सकते हैं। तो वो विद्या होती है बाह्य परीक्षण। बाह्य परीक्षण की कौन कौन सी विद्या होती है? फर्स्ट नंबर, पशु में ब्रीडिंग के बाद, ब्रीडिंग या एआई के बाद स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस या हीट। ठीक है, हीट में नहीं आना। यदि पशु एआई के बाद हीट में नहीं आएगा, इसका मतलब यही है पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। लेकिन 100% ये बात सही नहीं होती है, इसलिए काफी हद तक ये सही होता है। दूसरा, दूध का दूध उत्पादन उत्पादन प्रेग्नेंट होने के बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। उत्पादन का धीरे धीरे कम होना। ठीक है, एक ये विधि हो गई कि दूध उत्पादन कम हो रहा है एआई के बाद में, इसका मतलब पशु प्रेग्नेंट हो चुका है। तीसरी विधि है जो अडर होता है, अडर के आकार में वृद्धि। ठीक है, ये जो पहली बार पशु ब्याता है, बार ब्याने वाले पशु में 5 महीने बाद 5 महीने बाद जो अडर होता है, अडर का विकास दिखाई देता है। ठीक है, जो पशु अभी एक ही बार बच्चा नहीं दिया, उसमें अडर का विकास 5 महीने बाद ज्यादा तेज देखने को मिलता है। धीरे धीरे दूध उत्पादन कम हो जाएगा। पशु में जो ब्रीडिंग के बाद यदि हीट में नहीं आता है, इसका सीधा मतलब होता है कि पशु में प्रेगनेंसी हो चुकी है। और यदि बहुत बार वो पशु प्रेग्नेंट नहीं होता फिर भी हीट में नहीं आता, उसके कारण क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे। और पशु के पेट या एब्डोमन, क्या बोलते हैं इसको? एब्डोमन। एब्डोमन के आकार में वृद्धि, आकार में क्या होना? वृद्धि होना। ये भी एक लक्षण हो गया। ये चीजें हम बाहर से देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाएगा, हमारा टॉपिक आ जाएगा रेक्टल पाल्पेशन। ठीक है, रेक्टल पाल्पेशन, पाल्पेशन ये कौन कौन से पशु में पॉसिबल है? रेक्टल पाल्पेशन कौन कौन से पशु में
पाल्पेशन कौन कौन से पशुओं में पॉसिबल है? जो बड़े पशु है, जिसमें हम रेक्टम में हाथ डालकर जो सर्विक्स होती है, यूट्रस होता है, ओवेरी होती है, उस संरचना को हम पकड़ सकते हैं, फील कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं। इस चीज को हम रेक्टल पाल्पेशन कहते हैं। तो ये बड़े पशुओं में पॉसिबल है। जैसे बकरी में है, रेक्टल पाल्पेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपना पूरा हाथ उसके जो रेक्टम में नहीं जा पाता, इसलिए बड़े पशुओं में पॉसिबल है। ठीक है, बड़े पशु, बड़े पशु में जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, ऊंट हो गया, और जो मेयर है, घोड़ी हो गई, में प्रयुक्त होने वाली, में सर्वाधिक सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि है, होने वाली विधि है, होने वाली विधि है। क्योंकि लार्ज पशु है, इसमें प्रेगनेंसी डायग्नोसिस रेक्टल पाल्पेशन से बहुत ही आसानी से पता चलता है, और रेक्टम में हाथ डालना भी आसान होता है, ये जल्दी भी होती है, और इकोनॉमिक, पैसे भी बहुत कम है, इकोनॉमी के हिसाब से भी ये ठीक है। इसलिए ये विधि सबसे ज्यादा उपयोग में आती है लार्ज पशुओं में। यदि छोटे पशुओं की बात करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है? एब्डोमिनल पाल्पेशन, एब्डोमिनल पाल्पेशन। पाल्पेशन क्या होता है? किसी चीज को दबाकर या हाथों से जो फील किया जाता है, उसको हम एब्डोमिनल पाल्पेशन कहते हैं। बकरी है, उसमें पेट को नीचे से दबाकर पता किया जाता है इसमें फीटस है कि नहीं है। तो ये लगभग 3 महीने की प्रेगनेंसी से लेके 5 महीने तक हमें पता चलता है। 1 से 2 महीने की प्रेगनेंसी का हमें पता नहीं चलता, उसके लिए हमें यूएसजी करनी पड़ती है, सोनोग्राफी। तो हम बात करते हैं रेक्टल पाल्पेशन के बाद एब्डोमिनल पाल्पेशन। छोटे पशु, छोटे पशु जैसे बकरी, भेड़, भेड़ में प्रयोग प्रयोग होने वाली प्रयोग होने वाली विधि है, इसको क्या बोलते हैं हम? एब्डोमिनल पाल्पेशन हो गया। अगली हमारी विधि है जो गाय और भैंसों में यूज किया जाता है, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। कौन सा है? बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। स्टूडेंट, ये बेरियम क्लोराइड एक केमिकल होता है, इसको हम यूरिन के साथ मिलाते हैं, पशु के जो यूरिन आता है उसके साथ, और इसको मिलाते हैं दोनों को। यदि प्रेसिपिटेशन होता है, जमाव हो जाता है, इसका मतलब पशु क्या है? प्रेग्नेंट नहीं है। और जमाव नहीं होगा, इसका मतलब पशु प्रेग्नेंट है। तो इस आधार पे हमें पता चलता है, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन आता है, पशु प्रेग्नेंट नहीं है, तो उनसे हम पता लगाते हैं। तो ये विधि क्या है? केमिकल टेस्ट है। कौन सा है ये? केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट है, जो प्रेगनेंसी जो डायग्नोसिस है उसके लिए उपयोगी है। बस इतना ध्यान रखना, केवल टेस्ट का नाम ध्यान रखना है कि बेरियम क्लोराइड टेस्ट भी हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की हम विद्या पढ़ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में ये यूज होता है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में उपयोगी है। कौन सा टेस्ट है ये? बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ये केवल नाम आपको ध्यान रहना चाहिए, बेरियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, एब्डोमिनल पाल्पेशन किसमें करते हैं? छोटे पशु में। रेक्टल पाल्पेशन आप बकरी में कर पाओगे? नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बड़े पशु में, जैसे बड़े पशु कौन सा हो गया? गाय, भैंस, ऊंट और घोड़ी। घोड़ी में भी हाथों के द्वारा रेक्टल पाल्पेशन से प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम भेड़ और बकरी में एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं, उससे भी हमें प्रेगनेंसी का पता लगता है। बाकी ये बाह्य परीक्षण है, ये आप खुद ही बाहर से देख के पता लगता है, जैसे दूध उत्पादन का कम होना, जो अडर का विकास होना, पेट के आकार का बड़ा होना, क्योंकि फीटस पेट के अंदर ग्रोथ करेगा, तो एब्डोमिनल जो कैविटी है वो फूलेगी, बड़ी दिखाई देगी सामान्य पशु की तुलना में। तो ये हो गया। इसके बाद में एआई या ब्रीडिंग के बाद पशु हीट में नहीं आता है, तो इसका सीधा मतलब क्या होता है? पशु प्रेग्नेंट हो चुका है, इसे भी हमें पता लगता है। ठीक है, गर्भ परीक्षण में हम घोड़ी की बात करते हैं। घोड़ी में कौन कौन से केमिकल मेथड और एक जो जैविक मेथड होता है, बायोलॉजिकल मेथड, उनकी हम बात करते हैं। 2 टेस्ट होते हैं घोड़ी में, वो केवल नाम आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है।
बाकी हम पूरा इसको समझेंगे तो अपने आप आपको ये याद हो जाएगा। घोड़ी की बात करते हैं, किसकी? मेयर की। मेयर में गर्भ परीक्षण, जो घोड़ी होती है इसमें जो गर्भ का परीक्षण होता है, एक टेस्ट तो होता है क्यूबोनी टेस्ट। क्यूबोनी टेस्ट नाम सुना होगा आपने, क्यूबोनी टेस्ट। दूसरा वो टेस्ट होता है एजेड टेस्ट। एजेड टेस्ट आपने नाम सुना होगा, एशियन एशियन जोंडेक जोंडेक टेस्ट। एजेड टेस्ट भी हम इसको कहते हैं शॉर्ट में, एजेड टेस्ट, एशियन जोंडेक टेस्ट, क्यूबोनी टेस्ट होते हैं। दो टेस्ट होते हैं, हम दोनों को पढ़ते हैं। क्या अंतर है इसमें? सबसे बड़ा अंतर होता है, पहला पॉइंट, इसमें हम क्या देखते हैं? एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन देखेंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन हार्मोन देखते हैं। यहाँ पे कौन सा हार्मोन देखते हैं? पीएमएसजी। पीएमएसजी या इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये दो हार्मोन होते हैं, एक ही नाम है इनका। या तो पीएमएसजी क्वेश्चन आ जाए, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन, या ईसीजी, इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एफएसएच की तरह कार्य करता है। इस हार्मोन को हम देखते हैं तो ये ब्लड में ही रहता है हमेशा, ठीक है। और एस्ट्रोजन यूरिन से बाहर आता है। एस्ट्रोजन के जो मेटाबोलाइट है वो यूरिन से भी बाहर आते हैं, तो इसमें हम यूरिन का उपयोग करते हैं। इसमें हम सीरम निकाल कर जो खरगोश होता है या चूहा होता है उसमें डाला जाता है, तो उसमें क्या जाएगा? पीएमएसजी। और इसका काम क्या है? एफएसएच की तरह। कैसे काम करता है ये? एफएसएच फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, की तरह काम करेगा, काम करता है। अब इसको खरगोश में डाल दो या चूहे में डाल दो, तो ये एफएसएच की तरह क्या करेगा? फॉलिकल का विकास कराएगा, चूहे में या खरगोश में। तो उसे पता लगेगा हमें कि घोड़ी प्रेग्नेंट है कि नहीं है। प्रेग्नेंट घोड़ी में ये रिलीज होता है, प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन, इसे हमें पता लग रहा। तो ये चूहे और खरगोश में डाला जा रहा है। किस में डाल रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए? चूहा ले लो या जो खरगोश ले लो, खरगोश, इसमें ये डाला जाता है। और इसमें डालने पे फॉलिकल का विकास शुरू हो जाता है चूहे और खरगोश में। तो एक जैविक मेथड हो गया। चूहा और खरगोश क्या जीवित जीव है, इसके अंदर हम कोई चीज डालेंगे तो एक जैविक मेथड हो गया ये। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये जैविक जैविक परीक्षण है, ठीक है, जैविक परीक्षण, ठीक है। और ये किस में रहता है? ब्लड में। ईसीजी या पीएमएसजी किस में रहेगा? खून में या सीरम में। तो ये किस में रहता है? जैविक परीक्षण है। और पीएमएसजी इक्वाइन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, हार्मोन ओनली किस में रहता है? केवल ब्लड में मिलेगा, ये ओनली ब्लड में प्रेजेंट, ठीक है। और ये इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल परीक्षण। एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है और केमिकल परीक्षण है ये, केमिकल परीक्षण या रासायनिक टेस्ट है ये, ठीक है, रासायनिक परीक्षण है। रासायनिक परीक्षण, रासायनिक परीक्षण क्यों बोल रहे हैं? कि एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये किससे बाहर निकलता है? यूरिन, यूरिन या मूत्र, इससे ये बाहर निकलता है। इस यूरिन और मूत्र में क्या मिलाते? H2SO4। तो H2SO4 क्या है? केमिकल है, एक तरह का केमिकल, केमिकल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? केमिकल परीक्षण, ठीक है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन जो घोड़ी होती है उसमें 150 दिन से लेके 150 दिन से 290 दिन तक, 290 दिन तक स्राव होता है। स्राव होता है, किसका होता है? एस्ट्रोजन का। किसका होता है? एस्ट्रोजन का। तो ये टेस्ट कब उपयोगी है? 150 दिन से लेके 290 दिन के बीच में। एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो रासायनिक टेस्ट है, क्यूबोनी टेस्ट है, 150 दिन से 290 दिन के बीच में किया जाता है, तो सही बात है। और ये कब किया जाता? शुरुआती प्रेगनेंसी में, शुरुआती गर्भावस्था में, शुरुआती गर्भावस्था में, यानी 40 दिन से लेके 40 दिन से कब तक करेंगे? ये 100 दिन तक,
100 दिन तक। कौन सा टेस्ट करते हैं? प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, 40 दिन से लेके 100 दिन तक की गर्भावस्था में मिलता है। तो ये दोनों टेस्ट हो गए, घोड़ी में यूज करते हैं। ये करते हैं 40 दिन से 100 दिन की प्रेगनेंसी पता करनी है, हमें पता लगाना है कि 3 महीने की है, तो हम एज टेस्ट करेंगे। हमें 150 दिन यानी 5 महीने के बाद से लेकर 10 महीने तक की प्रेगनेंसी का पता लगाना हो तो क्यूबोनी टेस्ट करते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन पता लगाया जाता है, पीएमएसजी हार्मोन का इसमें पता लगता है। जैविक परीक्षण है, यहाँ पे एस्ट्रोसोफोर केमिकल यूज कर रहे हैं तो केमिकल परीक्षण हो गया। और ये दिन ध्यान रखने हैं कि कब किया जाता है। ठीक है, ये दोनों मेयर में किया जाता है, क्यूबोनी टेस्ट और एजे टेस्ट, नोट करो। अब हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है, घर परीक्षण करना है, वो जानवरों के हिसाब से कौन सी विधि अच्छी है वो हम बात करते हैं। एक चार्ट बनाएंगे सारणी, उससे याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो गर्भ जानवरों के हिसाब से गर्भ परीक्षण की विधि, जैसे गर्भ परीक्षण की विद्या है गाय व भैंस ले लो, इसमें गर्भ परीक्षण की कौन सी विधि होती है? दूसरी हम बात करेंगे भेड़ व बकरी। ठीक है, तीसरी हम बात करते हैं जो केमल होता है, ऊंटनी होती है, केमल में ऊंटनी होती है जो मादा होती है, उसमें क्या होता है, घोड़ी में कौन से टेस्ट होते हैं। और इसके बाद में हमारे बचते हैं बिच है, कुतिया है, सो है, सुवरी है, और इसके बाद में बिच और सो, इनकी हम बात करते हैं। और केट ले लो साथ में, जो पेट एनिमल है केट, इसको भी ले लो। अब हम देखते हैं इनमें कौन कौन सी विधियां सबसे ज्यादा उपयोगी है। गाय और भैंस में कौन सा होता है? एक तो रेक्टल पाल्पेशन कर लो, बाकी रेक्टल पाल्पेशन घोड़ी में भी होगा और कैमल में भी होगा, बीच में नहीं होगा, और भेड़ बकरी में रेक्टल पाल्पेशन नहीं होगा। तो रेक्टल पाल्पेशन किस किस में होता है? एक तो गाय और भैंस में रेक्टल पाल्पेशन होगा। ठीक है, रेक्टल पाल्पेशन इसमें हो गया गाय और भैंस में। और किस में लिखूं मैं? कैमल में, क्योंकि बड़ा पशु कौन कौन से बड़े जानवर में होता है, तो कैमल में लिख लो रेक्टल पाल्पेशन। रेक्टल पाल्पेशन यानी हाथ के द्वारा पाल्पेट किए जाते ऑर्गन, उनके साइज देखकर पता लगाया जाता है कि पशु ज्ञापिन है कि नहीं है। ये हो गया रेक्टल पाल्पेशन, घोड़ी में भी होता है। अब किस में नहीं होगा? केट में नहीं होगा, बिच में नहीं होगा, सो में रेक्टल पाल्पेशन नहीं होता, और भेड़ और बकरी यानी मैं कह दूं छोटे जानवर में रेक्टल पाल्पेशन नहीं होता है। तो भेड़ बकरी में रेक्टल पाल्पेशन की जगह क्या होगा? एब्डोमिनल पाल्पेशन। क्या होगा? एब्डोमिनल, एब्डोमिनल पाल्पेशन। ठीक है, एब्डोमिनल पाल्पेशन ये यहाँ पर होगा। किसमें होगा? भेड़ और बकरी में, क्योंकि हाथ अंदर नहीं जाता है इसलिए वहां पर रेक्टल पाल्पेशन नहीं होता भेड़ और बकरी में। तो क्या होगा? एब्डोमिनल पाल्पेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं जो ये ऊंटनी है घोड़ी, इसमें क्या हो जाता है? कोकिंग ऑफ टेल, कोकिंग ऑफ टेल। जब ऊंटनी प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद में यदि मेल के पास या मेल इसको अप्रोच करता है, पास में आता है, तो ये अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? कोकिंग ऑफ टेल। ये सिर्फ ऊंटनी में मिलती है, तो यहाँ पर एक स्टार लगा लो। कोकिंग ऑफ टेल किस में मिलती है? ऊंटनी में। इसके बाद में और वॉकिंग ऑफ टेल के बाद स्टूडेंट ये केवल ऊंट में मिलता है। अब हम बात करते हैं यूएसजी की, अल्ट्रासोनोग्राफी। एक मशीन होती है, इसके द्वारा गर्भ परीक्षण का पता लगाया जाता है। तो ये मशीन सभी में उपयोगी होती है, सभी पशुओं की यूएसजी कर सकते हैं, ह्यूमन में भी की जाती है। तो यूएसजी किस में करेंगे? गाय भैंस में भी कर सकते हैं, इससे भी प्रेगनेंसी का हमें पता लगता है। भेड़ बकरी में भी पता लगेगा, ऊंट है तो इसमें भी यूएसजी कर सकते हैं। यूएसजी सभी पशु में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। बीच सो और केट है, इसमें भी यूएसजी काफी ज्यादा प्रचलित है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए। ये चीजें हो गई, यूएसजी तो सभी में लिखना है। रेक्टल पाल्पेशन बड़े पशु में, एब्डोमिनल पाल्पेशन शिप और गोट में, कोकिंग टेल केवल ऊंटनी में। अब एक कोकिंग ऑफ टेल का एक नोट लगा के लिख लो, स्टार और नोट लगा के लिख लो।
क्या लिखना है? कोकिंग ऑफ टेल क्या होता है? कोकिंग ऑफ टेल, ये सीधा आ जाए कि कोकिंग ऑफ टेल की घटना किस में मिलती है, या जो कोकिंग ऑफ टेल किसका गर्भ धारण का संकेत है, तो ऊँटने का। आंसर क्या जाना चाहिए? ऊँटने का। तो इसको आसान लैंग्वेज में लिख लो, कोकिंग ऑफ टेल, जब ऊँटनी गर्भवती होती है, गर्भवती होती है, तो मेल यानी नर, मेल या नर ऊंट के पास आने पर, जब मेल ऊंट पास आएगा, पास आने पर क्या करती है ये? तो ऊंटनी क्या करेगी? ऊंटनी पूंछ को, पूंछ को ऊपर उठा लेती है, उठा लेती है। कौन उठाएगी? गर्भवती ऊंटनी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? कोकिंग ऑफ टेल। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? कोकिंग ऑफ टेल। इस घटना को क्या बोलेंगे? कोकिंग ऑफ टेल। यानी जो प्रेग्नेंट ऊँटनी है, नर ऊँट के पास आने पे पूंछ को ऊपर उठा लेती है, इस घटना को हम कोकिंग ऑफ टेल कहते हैं। ये ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस में हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है रेक्टल पाल्पेशन पे बात करते हैं कि लार्ज जो पशु होते हैं, गाय भैंस, उसमें रेक्टल पाल्पेशन करते हैं तो दिन के हिसाब से, गर्भावस्था के हिसाब से कौन कौन सी संरचना मिलती है। सबसे पहले जैसे ही पशु ज्ञाबिन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, तो क्या बनती है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, वो किसी भी ओवेरी में हो सकती है, जहां से ओव्यूलेशन हुआ उस ओवेरी में मिलती है। राइट ओवरी में मिल सकती है या लेफ्ट ओवरी में भी मिल सकती है। किसी भी ओवरी में सीएल मिलती है 19 से 20 दिन पर। यदि सीएल मिलती है एआई के बाद, इसका मतलब पशु ज्ञाबिन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे 30 दिन से लेके 65 दिन के बीच का जो टाइम होता है, इसमें हमें एमनियोटिक वेसाइकल मिलती है। कब? 3 से लेके 65 दिन के बीच में एमनियोटिक वेसाइकल मिलती है। यानी एमनियोन और एमनियोटिक वेसाइकल मिलेगी, तो इसका मतलब 30 से लेके 65 दिन के बीच में पशु की गर्भावस्था है। इसके बाद हम बात करते हैं 35 से लेके 90 दिन तक। तो 35 से 90 दिन में जो हम यूट्रस को पकड़ेंगे, हॉर्न को फील करेंगे, तो स्लीपेज ऑफ जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी फिसलन शुरू होती है। कोरियन और एलेंटोइस आपस में फिसलती है। ये संरचना हमें 35 से लेके 90 दिन के बीच में मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम प्लेसेंटोम की बात करते हैं। प्लेसेंटोम क्या होता है? भ्रूण का भी होता है और माँ का हिस्सा भी होता है, दोनों हिस्से मिलके प्लेसेंटोम बनाते हैं। यानी करंकल और कोटिलिडन। करंकल तो माँ के साइड का होता है, कोटिलिडन जो फिटस है, भ्रूण का है, उसका साइड का होता है। तो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? प्लेसेंटोम। ये फील हमें होता है 75 दिन पर, 75 डे होता है। उससे उसके बाद हमें क्या मिलता है? प्लेसेंटोम। 75 दिन पे फील करोगे तो भी प्लेसेंटोम मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ेगी, प्लेसेंटोम अच्छे से फील होना शुरू होते हैं। तो 75 दिन पे यदि हमें प्लेसेंटोम फील होना शुरू हुआ, इसका मतलब 75 डे की प्रेगनेंसी है। इसके बाद में हमें फर्मिटस फील होता है। जो मिडल यूटेराइन आर्टरी होती है, जो भ्रूण को पोषण देती है, उसमें जो पल्स होती है वो हमें फील होती है 90 दिन से। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ेगी तो ये हमें फर्मिटस ज्यादा फील होता है। उसी के आधार पे हम देखते हैं रेक्टल पाल्पेशन में जो फील होती है संरचना, रेक्टल पाल्पेशन, ठीक है। गाय और भैंस की हम बात करते हैं, गाय व भैंस की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 19 से 20 दिन, ठीक है। यहाँ पे हम गर्भकाल की बात करेंगे। गर्भकाल 19 से 20 दिन का गर्भकाल है, तो कौन सी संरचना मिलेगी हमें? किसी भी अंडाशय में, किसी भी एक अंडाशय में, किसी भी एक अंडाशय में, अंडाशय में कॉर्पस ल्यूटियम सीएल का मिलना। 18 से 19 दिन के बाद, 19 से 20 दिन के बाद हमें सीएल मिलती है किसी भी एक अंडाशय में।
ये प्रथम साइन होता है गैबिन होने का, रेक्टल पाल्पेशन से। तो हमें सीएल कब मिलना शुरू होती है? सीएल उसके बाद पूरी प्रेगनेंसी में रहती है, ठीक है, लेकिन 18 से 19 दिन पर मिलती है, इसका मतलब पशु गैबिन है। पहली बात हो गई। फिर मिलती है हमें 30 से 65 दिन की बात करते हैं। 23 से 65 दिन पे क्या मिलता है? एमनियोटिक वेसाइकल। क्या फील होती है? एमनियोटिक वेसाइकल, वेसाइकल महसूस होती है, महसूस होती है। तो एमनियोटिक वेसाइकल कब महसूस होगी? 30 से लेके 65 दिन पर हमें एमनियोटिक वेसाइकल है, जो एक अंडे के आकार की संरचना है, वो हमें महसूस होगी। कब होगी? 30 से 65 दिन पे। आगे बात करते हैं, और 35 से लेके 90 दिन की हम बात करते हैं। तो इस पीरियड के दौरान हमें क्या मिलता है? एमनियोटिक जो अपने जो भ्रूण की जो झिल्लियां होती है, भ्रूण की झिल्लियों में फिसलन शुरू होती है, में फिसलन फिसलन शुरू होती है, ठीक है, फिसलन हमें महसूस होती है। झिल्लियां कौन कौन सी होती है? कोरियन, कोरियन प्लस एलेंटोइस। इन दोनों झिल्लियों के मध्य हमें जो फिसलन महसूस होती है वो 35 से 90 दिन पर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सीएल पहले मिल जाती है, उसके बाद सीएल पूरी गर्भावस्था में बनी रहेगी। इसके बाद में हमें एमनियोटिक वेसाइकल महसूस होती है, उसके बाद भ्रूण की झिल्लियों में फिसलन होती है। अब हम बात करते हैं 75 दिन की प्रेगनेंसी। जब गर्भावस्था 75 दिन की हो जाती है, तब हमें क्या फील होता है? प्लेसेंटोम। क्या फील होता है? प्लेसेंटोम्स। प्लेसेंटोम्स क्या होता है? यहाँ पे भ्रूण का पार्ट भी होता है, भ्रूण प्लस माँ का हिस्सा दोनों होता है। ये हमें कब महसूस होता है? भ्रूण का तो होता है कोटिलिडन, और माँ का होता है करंकल। करंकल ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, करंकल और कोटिलिडन। ये कब फील होते? 75 दिन से। उसके बाद में हमेशा फील होंगे, लेकिन शुरुआत यहाँ पे होती है 75 दिन से। तो 75 दिन पे हमें प्रेगनेंसी को देखना है, तो हमें प्लेसेंटोम को फील करने चाहिए रेक्टल पाल्पेशन से। जब आप हाथ डाल के देखोगे तो हमें प्लेसेंटोम यदि मिलना शुरू होते हैं, इसका मतलब है प्रेगनेंसी 75 दिन की है। ठीक है भाई, आगे चलो। 75 दिन हो गए। इसके बाद में हम बात करते हैं 90 दिन की। 90 दिन की, जब गर्भावस्था 90 दिन की होगी, तब भ्रूण को पोषण की आवश्यकता ज्यादा होती है। भ्रूण का विकास काफी तेज गति से बढ़ने लगता है, तो उसको ज्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, ज्यादा पोषण चाहिए। तो मिडल यूटेराइन आर्टरी की साइज बढ़ जाती है, और उसमें रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? फर्मीटस। वो कब फील होगा? 90 दिन से, ठीक है। ब्लड सप्लाई तो शुरू से ही रहेगी, खून का प्रवाह, लेकिन हमें महसूस कब होगा? 90 दिन से, ठीक है। हाथ के द्वारा महसूस कब होता है? 90 दिन पे। तो मिडल यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन आर्टरी जो भ्रूण को क्या देती है? जो भ्रूण को पोषण देती है। क्या देती है? पोषण, ठीक है। भ्रूण मिडल यूटेराइन आर्टरी में पल्सेशन, पल्सेशन महसूस होता है, महसूस होता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? फर्मीटस। क्या बोलते हैं? मिडल यूटेराइन आर्टरी को जब पकड़ते हैं, उसमें पल्स आती है ना, जैसे हम यहाँ पे नाड़ी दबाते ऊपर नीचे होता है धीरे धीरे, उसी तरह फर्मीटस फील होगा यूट्रस के अंदर हाथ डालने पे, रेक्टल पाल्पेशन करने पे। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? फर्मीटस। तो फर्मीटस कब फील होता है? सीधा ऐसे आ जाए तो भी 90 दिन से। और मिडल यूटेराइन आर्टरी में पल्सेशन कब महसूस होता है? तो 90 दिन पे। यहाँ तक इंपॉर्टेंट काम हो गया अपना। अब हम बात करते हैं सीधा 5 महीने की प्रेगनेंसी की, 5 महीने की गर्भवती की हम बात करते हैं। 5 महीने में क्या होगा? जो यूट्रस है, यूट्रस कहाँ चला जाएगा? उदर गुहा में, उदर गुहा में चला जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल जो पीडी होती है, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस होती है, वो 5 महीने पर होती है। 3 महीने पर, 4 महीने पर यहाँ पे क्या होता है? जो यूट्रस होता है, वो जो अपना श्रोणी होता है, जो श्रोणी रीजन होता है, वहां पर ही रहता है।
लेकिन जैसे 5 महीना आता है, यूट्रस कहाँ चला जाता है? एब्डोमेन में, पेट के अंदर चला जाता है। तो पूरा हाथ डालने पे भी फीटस फील नहीं होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट होता है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, वो 5 महीने पे होता है। 3 महीने पे इजी होता है, ये 5 महीने की तुलना में 5 महीने में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। फिर हम बात करते 7 महीने पर। 7 महीने पे क्या होगा? भ्रूण में हलचल या गतिविधि प्रारंभ होती है। गतिविधि प्रारंभ होती है, जैसे हम रेक्टल पाल्पेशन करेंगे तो भ्रूण का हिलना महसूस होता है, तो गतिविधि हमें महसूस होती है। और 9 महीने पे क्या होगा? 9 महीने पे क्या होगा? पूरे भ्रूण का विकास होता है। पूर्ण भ्रूण का विकास हो चुका होता है ना, पूर्ण जो भ्रूण है का विकास हो जाता है। कब होता है? 9 महीने पर। ये चीजें रेक्टल पाल्पेशन में आपको याद करनी है। सबसे पहला तो 75 दिन याद कर लेना है प्लेसेंटोम का। 90 दिन पे फर्मिटस फील होगा। प्लेसेंटोम फील हुए, ब्लड की सप्लाई बढ़ी तो फर्मिटस फील हुआ। ये 90 दिन पे 5 महीने पे उदर गुहा में चला जाता है। ये हमें सभी को पता रहता है, जो वेटनेरियन है उनको पता रहता है। 7 महीने पे भ्रूण में गतिविधि महसूस होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछते हैं, ये जो 3-4 पॉइंट है इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते। तो आप एक बार इसको पढ़ना, याद हो जाएगा, समझा मैंने दिया है।